देखिए एक तरफ बैठी है ईस्ट इंडिया कंपनी, हम लोग बात कर रहे हैं 1857 के पहले की। एक तरफ बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ है हर वो भारतीय जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी जाने अनजाने अपना शासन शुरू करना चाह रही है या उसको गुलाम बनाना चाह रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई सारे वॉर लड़े, फिर उन वॉर से उसने कई सारी संधियां की और इन ट्रीटी से अल्टीमेटली उसने फ्री ट्रेडिंग ट्रेड राइट्स पा लिए कि भाई हम व्यापार करेंगे तो हम आपको 1 रुपया टैक्स दे देंगे। किसको टैक्स नहीं देंगे? वहां का जो भी राजा होगा, किंग होगा, उसको हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे, यानी नो टैक्स। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने बात कर ली थी। ठीक है, युद्ध लड़ा, युद्ध में हराया, फिर संधियां की, संधियों के बाद अल्टीमेटली उनका मेन यही था कि भाई हमें फ्री ट्रेडिंग राइट्स दिया जाए। तो फ्री ट्रेडिंग राइट्स के बाद अगला जो स्टेप आया वो आया दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स में ये था कि भाई ये टैक्स भी वसूलेंगे। अभी तक तो ये था कि ये अपने व्यापार में टैक्स नहीं देंगे, जो भी ये व्यापार कर रहे हैं उसमें ये टैक्स नहीं देंगे। लेकिन अगला स्टेप क्या हुआ कि इन्होंने दीवानी राइट्स पे ले लिया। और दीवानी राइट्स सबसे पहले इन्होंने कहाँ के लिए थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। कोई मुझे बताएगा इनको दीवानी राइट्स किस संधि के तहत मिले थे? कौन सी संधि थी वो? सर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इलाहाबाद से 1765। वेरी गुड, इलाहाबाद की संधि। ये प्रयागराज की संधि नहीं है, इलाहाबाद की संधि है। कब हुई थी? 1765 में। यानी बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये संधि हुई थी और इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स इनको मिल गए। दीवानी राइट्स का मतलब ये है कि भाई जो अभी तक आप टैक्स वसूल रहे थे, भाई एक आम आदमी सरकार को टैक्स दे रहा है, यानी उस समय के राजा को टैक्स दे रहा था, तो वो टैक्स वसूलने का काम भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। टैक्स वसूलने का काम भी, टैक्स कलेक्शन का काम भी कौन कर रही है? टैक्स कलेक्शन का भी काम कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी को कहा गया दीवानी राइट्स। अब कितना टैक्स कलेक्ट करना है ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी तय नहीं किया, लेकिन राजा ने तय किया कि मुझे कितना चाहिए। ये जो किंग है इसने इससे बोला ईस्ट इंडिया कंपनी से, मुझे भाई 10 रुपए तुम टैक्स में दे दो। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि मुझे इस खेत से, इस गांव से 10 रुपए चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला ठीक है साहब, 10 रुपए आपको मिलेंगे। लेकिन हो सकता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी 10 रुपए राजा को दे रही थी और उसी खेत से वो 20 या 25 रुपए निकाल रही हो, क्योंकि राजा को मतलब था 10 रुपए से और राजा को 10 रुपए मिल रहे थे और दीवानी राइट्स इनके पास आ ही गया था। तो इन्होंने मन माने तरीके से टैक्स बढ़ाए। और टैक्स कौन दे रहा था? किसान दे रहा था। तो किसान जब वो नहीं दे पाया तब वो लड़ाई करने में उतर आया, उसमें हमने देखा किसान विद्रोह। लेकिन अब यहाँ पे ट्राइबल लोगों का क्या रोल आ गया? हमारा जो आज की क्लास है वो है कि आदिवासी विद्रोह। आदिवासी यहाँ पे कहाँ पे? क्या आदिवासी टैक्स देते थे? तो सवाल है कि जो ट्राइबल्स थे, जो ट्राइब थे, यानी जनजाति लोग, क्या ये टैक्स देते थे? तो नहीं, ये टैक्स तो नहीं देते थे। जब टैक्स नहीं देते थे तो इन्होंने विद्रोह क्यों किया? और अभी तक मैं आप सारी कहानी का सार ये है कि दीवानी राइट्स इनके पास है और ये टैक्स वसूल रहे हैं और इनको टैक्स चाहिए। कुछ पैसा राजा को देना है और बाकी तो अपनी जेब में डालना है। और ये टैक्स कहाँ से मिल रहा? दीवानी राइट्स दीवानी राइट्स किस पर डिपेंडेंट है? जमीन पर, लैंड पर। तो क्या ये आदिवासियों के पास कोई जमीन थी? कोई जमीन का पट्टा था? नहीं था। तो फिर ये आदिवासी कहाँ से आ गया? आदिवासी लड़ क्यों गया? असल में क्या था, ये जो जनजाति लोग होते हैं, आप लोग मुझे बताओ सीता माता का जन्म कैसे हुआ था? कोई मुझे बताएगा थोड़ा सा? रामायण मुझे याद नहीं है, सीता जी कैसे पैदा हुई थी? सर खेत में। हाँ, खेत में एक घड़ा मिला था, उसमें सीता जी थे। यानी उनको हम कह सकते हैं कि जमीन की बेटी भी कह सकते हैं, धरती की बेटी भी कह सकते हैं, और इसीलिए वो फिर धरती में समा भी गई थी। तो ये जनजाति लोग ये मानते हैं कि जो धरती है, जो लैंड है, ये इनकी माँ है। जमीन को अपनी माँ मानते हैं। ठीक है, वसुधा, वसुंधरा, है ना, धरा, ये सब मानते हैं। जब माँ मानते हैं तो ये जो ट्राइबल लोग होते हैं कि जमीन पे क्या नहीं चलाते? हल नहीं चलाते, हल नहीं चलाते। बाकी जो किसान थे
वो तो बकायदा हल चलाते थे। एक शब्द आता है कि जो जोतेदार है वही खेतेदार होगा, जिसने खेत को जोता है वही उसका मालिक होगा। द टिलर लैंड फॉर द टिलर्स, जिसने जमीन को टिल किया है वही जमीन का मालिक होगा। लेकिन ये आदिवासी लोग हल नहीं चलाते। जब हल नहीं चलाते तो क्या ये खेती करते होंगे? हाँ, ये खेती करते हैं। आदिवासी जो खेती करते हैं उसे हम कहते हैं झूम खेती। झूम खेती, झूम खेती में ऐसा नहीं कि झूम झूम के डांस करके खेती करते हैं। झूम खेती में ये होता है कि भाई ये मान लो एक जमीन का टुकड़ा, यहाँ पे इन्होंने कोई फसल लगाई। पहली चीज तो वो जो भी फसल लगा रहे हैं उसमें गड्ढा नहीं कर रहे, जमीन में खोदते नहीं है, वो कोई फसल लिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब ये फसल पक गई, इस फसल को काटा, तो काटा कहाँ से? ऊपर से काटा, यहाँ से काटा। तो जो फसल का ठूठ रह गया, अगर हम इसकी इसमें जोतेंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे या हल चलाएंगे, तो ये जो ठूठ है, ये जो जिसे कहते हैं स्टबल, इंग्लिश में स्टबल कहते हैं, वो निकल जाएगा और फिर से मेरी जमीन उपजाऊ हो जाएगी और फिर से हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये लोग हल नहीं चलाते तो ये ठूठ तो हमेशा रहेगा यहाँ पे। ठूठ कैसे निकले? तो ये क्या करते हैं, पहले इस जमीन पे खेती किए, फिर इस जमीन को छोड़ के अगली जमीन पे चले गए, वहां खेती की, फिर इस जमीन को छोड़ के फिर अगली जमीन पे चले गए, वहां खेती की। इसे कहते हैं झूम खेती। इसे कहीं कहीं पोदू भी कहते हैं, कहीं कहीं बेवार भी कहते हैं। हमारे इंडिया में कई स्टेटों में इस झूम खेती के अलग अलग नाम है, वो आप लोग देख लीजिएगा किस इलाके में क्या क्या कहते हैं इसको, लेकिन मोटे तौर पे इसे झूम खेती कहते हैं। ये करते थे आदिवासी। अब आप मुझे बताओ, ये लोग जमीन बदल रहे हैं, हर फसल के बाद जमीन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, जब ये जमीन चेंज कर रहे हैं तो इनका कोई निश्चित स्थान नहीं है रहने का। तो ये जो दीवानी राइट्स हैं, ये जो फ्री ट्रेडिंग राइट्स हैं, उसके बाद जो हमने भूमि सुधार देखे हैं, लैंड सेटलमेंट देखे हैं, भूमि सुधार, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी और महालवारी, ये हमने देखे थे। और इसमें से ये जो परमानेंट सेटलमेंट है, ये बंगाल वाले एरिया में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले एरिया में यूज हो रहा है। स्थायी बंदोबस्त कौन वाले शुरू किया था? यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भाई एक जमीन पकड़ी, जमीन के मालिक को पकड़ा, बोला भाई 10 साल के लिए तो इतना टैक्स देना है। तो अगर जमीन का मालिक अपनी जमीन ही चेंज करता रहेगा तो टैक्स कैसे मिलेगा? दूसरा, अगर एक ही आदमी 10 तरह की जमीन पे खेती करेगा तो वो टैक्स तो कम ही देगा या नहीं देगा। तो ये चिढ़ते थे अंग्रेज लोगों ने, ये ट्राइबल लोगों की जो पद्धति है झूम खेती, इससे उनको नाराजगी हो गई। उनको लगा यार ये क्या बेवकूफी चल रही है, एक ही आदिवासी कूद कूद के हर जगह खेती कर रही है, और इस वजह से इनका टैक्स नहीं आ रहा था इससे। और ये टैक्स दे भी क्यों, ये क्यों टैक्स दे? क्योंकि ये उस जमीन में मिलते ही नहीं थे। हो सकता है आज इस गांव में है, अगले साल बगल वाले गांव में पहुंच जाए, जमीन चेंज कर रहे हैं, झूम खेती कर रहे हैं। तो ये इनको बुरा लगा, किसको? अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने पहली चीज तो इनको बोला, ट्राइबल्स को, कि भैया आप इस तरह की झूम खेती नहीं करेंगे, आप एक ही जगह रहिए, क्योंकि हमें टैक्स लेना है आपसे। पहले तो आदिवासियों के, अब जब एक ही जगह रहेंगे तो ये स्टबल है, जो ठूठ है, जिसको लेकर अभी करंट अफेयर से बड़ी चर्चा होती रहती है कि पंजाब के, हरियाणा के किसान स्टबल बर्निंग कर देते हैं, है ना, यानी इसे पराली कहते हैं, पराली जला देते हैं तो दिल्ली में धुआं आ जाता है। तो जब ये धरती को टिल ही नहीं करेंगे, धरती में हल ही नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये धरती को अपनी माँ समझते हैं, सीता माता का जन्म माना गया है उससे, तो इनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई। दूसरा, अब इन पे टैक्स मारना शुरू कर दे। तो शुरू में तो ट्राइबल लोगों ने, पहले तो आपने उनकी जो ट्रेडिशनल सोच है उसको तोड़ दिया आपने। दूसरा, आपने बोला आप एक ही जगह रहिए, और वो ट्राइबल एक जगह रहने वाले नहीं थे, क्योंकि ये जो ट्राइबल लोग हैं ना, ये 3 जा का कॉन्सेप्ट मानते हैं। 3 जा का, ये 3 जा इन्हीं के हैं। एक जा है जल, दूसरा जा है जंगल, और तीसरा जा है जमीन। तो आदिवासी लोग इसको लेकर ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने इनके पानी को छीना, इनके जंगल को छीना, इनकी जमीन को छीना ना, तो ये आपको छीन देंगे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वॉरियर्स होते हैं ये सब। और आप क्या कर रहे हैं, अभी आपने देखो इसमें जमीन वाले में इनको अटैक किया कि भैया तुम्हें ये अपनी खेती को चेंज जो कर रहे हो उसको बंद करो, एक ही जगह सेटल हो जाओ, और हमें उस जमीन का क्या दो, लगान दो। तो भाई पहली चीज तो ये लगान वाला सिस्टम कहाँ से आ गया, क्योंकि ये तो इनका पूरा जंगल इनका था। ये आ गए यहाँ पे, अंग्रेज अधिकारी आने लग गए, इनसे लगान मांगने लग गए। कुछ समय तक इन्होंने लगान दिया, लेकिन लगान देने के लिए भी तो फसल होनी चाहिए। अब जब ये झूम खेती करते थे, इसका मतलब ये गेहूं चावल नहीं उगा रहे हैं, मतलब मोटे तौर पे कपास नहीं उगा रहे, मतलब जिससे ज्यादा पैसा मिलता है। ये तो वही चीज उगा रहे थे, मोटा अनाज, जिससे इनका खाना पेट भरे, और बाकी जंगल से इनको तो माइक्रो फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो मिल ही जा रहा था, ठीक है। अब इनके साथ दिक्कत हो गई, ये लगान कहाँ से चुकाएं। और अब क्या हो रहा था
जब ये लगान नहीं चुका रहे थे तो हमने परमानेंट सेटलमेंट में देखा था कि भाई यहाँ पे एक जमींदारी सिस्टम शुरू हो गई थी, जमींदार बीच का बिचौलिया था और जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया गया था। और जमींदार जब इनके पास जाए और इनसे, और जमींदार कौन, क्या जमींदार कोई आदिवासी था? नहीं। देखिए क्या है हमारे देश में, ये जो हम अभी जितने भी आप रिवॉल्ट देख रहे हैं वो अधिक मोटे तौर पे आपको बंगाल वाले रीजन में दिख रहे हैं और जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहीं दिख रहे हैं। बाकी देश में क्यों रिवॉल्ट नहीं हो रहे इस समय? बाकी देश में इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि सबसे पहले ये जो भूमि सुधार वाला कॉन्सेप्ट आया है वो बंगाल में आया था, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आया था। तो इसके ड्रॉबैक, इसकी जो गलती है, इसकी जो खामियां हैं वो सबसे पहले बंगाल में दिखेंगी। लोग ट्रस्ट बंगाल में पहले होंगे, लड़ाई भी पहले बंगाल में होगी। इसलिए मोस्टली जो शुरुआत के आंदोलन हुए हैं वो अवध वाले एरिया में, बंगाल वाले एरिया में ही हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो जमींदार था, जमींदार आदिवासी तो था नहीं, जमींदार तो मान लीजिए ये एक बेल्ट है पूरी और यहाँ से पहाड़ शुरू हो जाते हैं। तो ये जो प्लेन वाला एरिया, यहाँ के बड़े बड़े शहरों में जमींदार रहते थे और इन जमींदार को ठेका मिल गया कि इन पहाड़ों में रहने वाले आदिवासियों की सारी जमीन आपकी है और आप इनसे टैक्स लेके आइए। तो जमींदार जो कि यहाँ का व्यक्ति नहीं है, मतलब बाहरी व्यक्ति है, वो नॉन ट्राइबल व्यक्ति है, वो यहाँ पे जाता था, अपने लठैत लेके जाता था, अपने लोगों को लेके जाता था, इन ट्राइबल्स को मारता था, परेशान करता था, इनके जानवर छीन लाता था, है ना, इनको बहुत हैरास करता था कि भैया लगान दो। तो कब तक ट्राइबल सुनेंगे, कब तक आदिवासी सुनेंगे? लड़ेंगे तो भाई। दूसरा, शुरू में तो भाई ठीक है, आप लगान मांग रहे हो, आपके पास बंदूकें हैं, आपके पास गोला वो है, लाठी है, तो शुरू में इन लोग जो ट्राइबल लोग हैं, ये लगान देने के चक्कर में, भाई लगान कहाँ से निकलेगा? खेती तो इतनी अच्छी है नहीं और पहाड़ों की जमीन इतनी ज्यादा फर्टाइल तो है नहीं। अगर आज भी मैं आपसे कहूँ तो सबसे ज्यादा फर्टाइल जमीन कहाँ की है? प्लेन्स की है। गंगा यमुना का जो प्लेन है, ब्रह्मपुत्र का प्लेन है, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल है। पहाड़ में इतनी अच्छी खेती नहीं होती, पहाड़ में प्लांटेशन क्रॉप्स अच्छी होती है और प्लांटेशन क्रॉप अभी आई नहीं है यहाँ पे। अब इनको लगान देना है तो शुरू लगान दे कहाँ से? तो ये पहुंच जाते थे सूदखोर के पास। सूदखोर मतलब मनी लेंडर। सूद मतलब होता है ब्याज, हिंदी में ब्याज को ही सूद कहते हैं, इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। और खोर मतलब जो इसका धंधा कर रहा है, सूदखोर यानी मनी लेंडर, इनके पास पहुंचते थे। फिर ये सूदखोर है या लाला है, ये बड़ा बेवकूफ बनाए, 2 रुपए का उधार दे और ये बेचारा हमारा होरी, हमारा धनिया, ये किरदार है ना प्रेमचंद के, ये सब इनको चुका रहे हैं, पैसा चुकाते जा रहे हैं, बोल रहे भाई अभी तुमने इंटरेस्ट ही चुकाया है। फिर होरी का बेटा गोबर भी उधार चुका रहा है। तो ये प्रेमचंद ने बहुत नजदीक से इन सब चीजों को देखा है और अपनी कहानियों में लिखा है कि सूदखोर का कभी उधार ही नहीं चुकता हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता था, ये सूदखोर इनकी जमीन रख लेता था कि भैया ठीक है, अब तू जमीन हट गया, तूने उधार नहीं चुकाई, जमीन मेरी हो गई। तो ये जो ट्राइबल लोग हैं जो पूरे जल को, पूरे जंगल को अपना मानते थे, इस जंगल की सारी जमीन इनकी होती थी, ये इसे झूम कल्टीवेशन करते थे और ये मस्त रहते थे, खाते पीते मस्त रहते थे। इनमें पता नहीं ये कहाँ से आ गया दैत्य, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला इनसे लगान मांग रहा है, इनसे पैसा मांग रहा है और ये लगान नहीं चुका रहे हैं, तो ये सूदखोर के चक्कर में जा रहे हैं, सूदखोर से पैसा लेके लगान दे रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई। जो किसान है, अभी इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें जो किसान था वो फिर भी ठीक ठाक कंडीशन में था, क्योंकि उसके पास जमीन थी, उसके पास पानी था, उसके पास वो खेत को जोत रहा था, उसके पास बैल थे, तब ठीक ठाक था। अब इनके यहाँ तो ये जमीन को जोती नहीं रहे थे, टिल ही नहीं कर रहे थे और इनसे आप लगान मांग रहे हो। दूसरा, अंग्रेज ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी और ये देख रहे थे, मालूम चला कि इस पहाड़ में, इनको मालूम चला कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं और इन पेड़ की जो लकड़ियां हैं ये काफी मजबूत है, इन लकड़ियों का उपयोग हम कर सकते हैं अपने घरों के फर्नीचर में, इनका उपयोग हम कर सकते हैं अपने जो बंगले बना रहे हैं उसमें। तो भाई जंगल काटना शुरू कर दिया बिना पूछे। फिर मालूम चला कि इस जंगल के नीचे कोयला बहुत अच्छा है, तो कोयला खोद दिया। तो भैया कोयला निकाल रहे हो, जंगल काट रहे हो, तो आदिवासी कहाँ जाएगा? एक तो तुमने उसकी जमीन से उसका हक छीन लिया, उससे लगान लिया, उसके लोगों को मारा, है ना, और उसका जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था उस पर रोक लगा दी, जंगलों में घुसने को मना कर दिया। और लगभग 100 साल बाद तो इन्होंने बाकायदा एक एक्ट निकाल दिया था, क्रिमिनल स्ट्राइप्स एक्ट। उसमें से कुछ जनजातियों का नाम लिख दिया था कि ये जनजातियां क्रिमिनल ही होती हैं, मतलब आप इस जनजाति के, मतलब आप क्रिमिनल ही हैं, ऐसे इन्होंने एक्ट निकाल दिया था। वो एक्ट लगभग कुछ स्तर पे भारत में आज भी लागू होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आप कहीं जाते हैं पुलिस वाले के पास या किसी के पास, वो आपसे आपकी जात पूछता है और अगर आप आदिवासी हैं, कोई विशेष आदिवासी है, तो पहले ही उटपटांग शब्द बोल देता है कि तुम तो ऐसे ही हो। तो वो मेंटेलिटी अंग्रेजों वाली आज भी चल रही है 2021 में भी, खैर उस पर हम नहीं जाते हैं। तो आपने ये समझा कि ट्राइबल्स के साथ दिक्कत क्या हो रही। सारा खेला है
क्या? लगान का, पैसे का। और लगान भी फिक्स नहीं, मन मर्जी लगान, लगान भी दो, यहीं रह बैठो, हमारी बात मानो। और सबसे बड़ी बात, लगान दे तो दे, लेकिन तुम बाहरी लोगों को लेके आ रहे, भाई जमींदार है, जमींदार जैसे मैंने बोला ये बाहर का आदमी है, बाहरी कोई भी हो, जो हमारा आदिवासी नहीं है, वो जो भी नॉन ट्राइबल है वो बाहरी ही है, चाहे वो जमींदार हो, चाहे यहाँ के रहने, मान लो यहाँ पे एक आदिवासी था मिस्टर ए नाम का, उसने लगान नहीं दिया तो उसकी जमीन छीन ली, उस ए नाम की जमीन किसी बाहरी व्यक्ति को मिलती थी। तो आदिवासियों के गांव में, आदिवासियों के क्षेत्र में कोई बाहरी व्यक्ति आके उस वहां पे खेती ले रहा है, तो ये भी लोकल टेंशन का कारण बनता था कि भाई लोग कहते थे ये हमारे राम राम की जमीन थी, देखो अब ये बाहरी आके यहाँ पे काम कर रहा, और राम इसी क्या मजदूरी कर रहा, पहले राम इस जमीन का मालिक था। ये सब भी दिक्कतें हो रही। तो ये सारा जो टेंशन हुआ, इसी की वजह से हम देखेंगे ट्राइबल रिवोल्ट। तो ट्राइबल रिवोल्ट के आप कारण जान लिए हैं, सभी के लगभग यही कारण है, कुछ के स्पेसिफिक कारण होंगे वो मैं बता दूंगा। जैसे खासी रिवोल्ट हुआ था, उसमें एक अलग कारण था, वो मैं बता दूंगा। बाकी सारे ट्राइबल रिवोल्ट के, आदिवासी विद्रोह के यही कारण है कि आपने उनके जमीन को, जंगल को छीना, आपने उनसे उनकी जो पारंपरिक खेती है उसको करने से मना किया, आपने उनसे जमीन को जोतने, भाई जब एक ही जगह वो रहेगा तो उसको जमीन को जोतना पड़ेगा, और जमीन वो पीढ़ियों से जोतते नहीं आ रहे थे, लेकिन उनको जोतना पड़ा क्योंकि एक ही जगह रहना है, उस ठूठ को तो उनको हटाना पड़ेगा, उस स्टबल को उनको हटाना ही पड़ेगा, तभी तो अगली खेती ले पाएंगे। और ये सारी दिक्कतें हैं, आपने उनसे लगान दिया, इस चक्कर में सूदखोर के पास पहुंच के सूदखोर ने उनसे बहुत सारा सूद मारा, प्रिंसिपल अमाउंट तो कभी खत्म ही नहीं हुआ, इंटरेस्ट चुकाता रह गया बेचारा, और इस चक्कर में वो हो गया गरीब, वो हो गया बर्बाद। और इस चक्कर में अगर कहीं सूखा पड़ गया या ज्यादा बाढ़ आ गई या बारिश आ गई तो उसकी तो और फसल बर्बाद हो गई। लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले तो मानेंगे नहीं, ये आंख में पट्टी बांध लेते थे पूरे साल, बस पहुंच जाते थे एक दिन कि भैया लगान दो, फिर नहीं पूछते थे कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, या क्या यहाँ भूकंप आया, क्या यहाँ पे सुनामी आ गई, या फिर यहाँ प्रलय आ गया, प्रलय सॉरी, या यहाँ पे बारिश हो गई, ठीक है, तूफान आ गया, कुछ भी आ गया, सूखा पड़ गया, उनको मतलब नहीं। इनको तो इतना पैसा चाहिए, और मन मर्जी का पैसा, कहीं कोई लिखा पड़ी नहीं कि राजा को अगर 10 रुपए देना है तो इससे 25 रुपए क्यों ले रहे हैं, कभी 25 लिया, कभी 20 लिया, कभी 22 लिया, जो लेने आ रहा वो भी अपनी जेब में 1-2 रुपए डाल लिया कमीशन। तो आप लोगों को ये रीजन समझ में आया कि ट्राइबल्स क्यों परेशान हो रहे हैं? जी सर। अभी अगर भूल भी जाओ ना तो 3 जा याद रखना, 3 जा, जल जंगल जमीन, अगर इनको छेड़ोगे तो ट्राइबल भड़केगा। और आज भी यही होता है, सरकार डेवलपमेंट के नाम पे जंगल काटती है या डैम बनाती है, जो भी है। अगर आप लोग एमपी के हैं तो एमपी में आप लोग जानते हैं कि भैया सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाई गई तो बहुत सारे जो जंगल है वो गांव है डूब में आ गए, तो लोग वहां पे विद्रोह कर रहे हैं, यानी शांतिपूर्ण विद्रोह कर रहे हैं, वैसा नहीं कर रहे है ना। उसके बाद अभी जैसे हम देख रहे हैं अभी कि बकसवाहा जो है छतरपुर में, वहां पे हीरे की बहुत बड़ी खान मिली है, अब उसके चक्कर में बहुत सारा पेड़ काटे जाएंगे, तो वहां भी रहने वाले लोग तो डिस्प्लेस होंगे, तो वो भी लड़ेंगे। तो चाहे आज की बात हो या 400 साल पहले की बात हो, अगर आपने किसी की जल जंगल जमीन को छीना, खासकर आदिवासी को, तो आदिवासी सहेगा नहीं, क्योंकि इनके बहुत सारे देवता आप लोग पढ़ते होंगे कि जो बैगा है, जो भारिया है, जो गोंड है, इनके बहुत सारे देवता जंगलों में रहते, पेड़ों में रहते, कुछ के देवता तो पेड़ में निवास करते हैं, और आपने पेड़ काट दिया, उस पेड़ को ले गए अपना सोफा बना लिया आपने, जबकि उस पेड़ में उनके भगवान निवास करते थे, तो भड़केगा। आपने उनकी जो नदी है, उनके जो तालाब है, उनको छेड़ा, उसमें आपने या तो उसका पानी कहीं और यूज कर लिया, या फिर आपने कहीं से नदी को रोक दिया तो उनके उनके जो तालाब झरने उसमें पानी नहीं आया, तो फिर वो भड़केंगे। आपने उनकी जमीन से उनको बेदखल किया तो वो भड़केंगे, ठीक है। तो ये हो गए मेन रीजंस। अब हम चलते हैं, और यहाँ पे आपको जो भी पढ़ना है ना, ऐसे अपना एक चार्ट बना लेना। फिर से बोल रहा हूँ, नाम, भाई विद्रोह का नाम क्या था, कारण मत लिखना, कारण सबका एक है, किसी का स्पेसिफिक है। समय, समय में भी पर्टिकुलर ऐसे याद नहीं करना कि 1831 में हुआ, 1822 में, नहीं, मोटे तौर पे ध्यान रखना कि चुवार विद्रोह, कोल विद्रोह एक साथ हुआ था, ऐसे याद कर लेना, है ना, ज्यादा स्पेसिफिक नहीं घुसना है। लीडर यानी उनके जो नेता हैं, उनमें से जिनका मैं नाम करूंगा, एम्फसाइज करूंगा, उन्हीं का याद रखना है। और क्षेत्र, एरिया, रीजन, ये इस तरह एक बना लेना, और ऊपर लिख देना 1857 के पहले के आदिवासी या ट्राइबल या जनजाति विद्रोह, ठीक है। तो रीजन ध्यान रखना बस, ये रीजन पता रहेंगे ना तो प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, स्टेटमेंट वाइज सवाल में ना आप गलत नहीं करोगे, आपको रीजन पता रहेंगे, ठीक है। ये सारी मैंने कम से कम आपको 8-10 स्लाइड का चीज पढ़ा दिया आपको। और आउटसाइडर ध्यान रखिए, आदिवासियों के लिए आउटसाइडर हर कोई होता है,
जो गैर आदिवासी है वो आउटसाइडर, भले वो हिंदू हो मुसलमान हो। अभी भी देखिए नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत नहीं हो रही है कि वो बोल रहे हैं कि जो भी नॉर्थ ईस्ट के बाहर का है वो बाहरी है, भले वो हिंदू हो, भले वो बांग्लादेशी हो, मतलब नहीं। लेकिन सरकार ने सीए ला दिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसमें बोला कि जो नॉन मुस्लिम है उसके अलावा कोई और व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गया है उसको हम क्या बना देंगे, नागरिक बना देंगे। लेकिन आदिवासियों की नजर से देखो, जो यहाँ का नहीं है वो बाहरी है, भले वो हिंदू हो, भले वो पारसी हो, भले वो जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, वी डोंट केयर। आप हमारे नहीं हो तो आप बाहरी हो। और यही उस समय भी हो रहा था। वो जमींदार ऐसा नहीं था कि वो अफगानिस्तान से जमींदारी करने आया था, वो वहीं का जमींदार था, लेकिन वो आदिवासी नहीं था, बस इसलिए वो उनके लिए बाहरी था। तो अब ट्राइबल अपराइजिंग में सबसे पहली जो है वो है पहाड़िया अपराइजिंग। पहाड़िया, नाम में ही पहाड़ लिखा हुआ है, मतलब ये ठीक है पहाड़िया। अब कुछ लोगों की कास्ट होती है पहाड़िया, मेरे एक टीचर थे काफी, मैं अच्छा पढ़ाया था उन्होंने मुझे, उनकी कास्ट भी पहाड़िया थी। तो इसका जो एरिया था राजमहल की पहाड़ियों में था। राजमहल की पहाड़ियां आपको आज कहाँ मिलेंगी, झारखंड में, ये आप ज्योग्राफी में देख सकते हैं। अच्छा एक चीज और बताओ, लगे हाथों, एक और पहाड़ी है राजपीपला की। राजपीपला की जो पहाड़ी है वो कहाँ मिलेंगी मुझे, बताइए। सतपुड़ा रेंज में, बहुत बढ़िया शिवानी, सतपुड़ा। लेकिन कहाँ पे, मैंने कहाँ मिलेगी, मतलब जैसे ये झारखंड में है तो ये किस है। किस स्टेट में राजपीपला मिलेगा मुझे। सर मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश और एमपी। एमपी और गुजरात, एमपी और गुजरात, मध्य प्रदेश में छोटा सा हिस्सा है और बाकी गुजरात चला जाता है। ठीक है, राजपीपला की पहाड़ी। तो इसका समय है 1778 का, मतलब इसी समय सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह हो रहे हैं। ठीक है, और राजमहल की जो है ये हमने बता लिया आज झारखंड में है। और यहाँ भी यही हुआ था कि लड़ गए थे आपस में, मतलब ये जो आदिवासी हैं ये अंग्रेजों से लड़ गए, अंग्रेजों के जो साथ में जमींदार थे उनसे लड़ गए। बाद में हुआ क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, अंग्रेजों ने इनको मार के भगा दिया होगा। और अंग्रेजों ने बोला ठीक है भाई, तुम्हारा एक एरिया जो है उसको हम क्या कर देते हैं, ऑटोनोमस बोल देते हैं, और इस एरिया का नाम था दमन ए कोह। दमन ए कोह, मतलब अंग्रेज को समझ में आ गया भाई हम आदिवासी से भिड़ेंगे तो दिक्कत होगी, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, तुम्हारा एक एरिया को हम ऑटोनोमस कर देते हैं, इस एरिया में तुम ही लोग व्यापार, मतलब तुम ही लोग खेती करो, कोई बाहर ही नहीं आएगा। जैसे आज आप बताइए मुझे, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट नाम की जगह है, वहां पे कौन सी जनजाति है, भारिया है ना। अब उस वो जो पातालकोट है, तामिया पातालकोट कहते हैं उसे, वहां पे आप जाके आप सोचो, आप खेती कर लो, आप जाके वहां घर बना लो, नहीं बना सकते क्योंकि वो ऑटोनोमस है, वहां पे वही रहेंगे, भारिया ही लोग रहेंगे, है ना। तो ऐसा इन्होंने इस रिबेलियन के बाद ये कर दिया कि भाई इधर का जो इलाका था राजमहल का इलाका, उसको दमन ए को नाम से डेसिग्नेट कर दिया अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और बोला कि भाई ये जो इलाका है इसमें आप ही लोग क्या करिए, रहिए, आप लोग यहाँ पे खेती करिए, हाँ लेकिन आपको लगान देना है। लगान से कभी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, पैसा तो उन्होंने लिया है, बस ये कि जो बाहरी लोग आके आपकी जमीन में खेती कर रहे थे वो नहीं करेंगे। आपकी जमीन में मान लो कोई लगान नहीं चुका पाएगा तो उसकी जमीन छीन के आपके ही बीच का किसी व्यक्ति को दे देंगे, आदिवासी की जमीन छीन के आदिवासी को दे देंगे। आज भी हमारे साथ पास ऐसा नियम है, किसी ट्राइबल की जमीन नॉन ट्राइबल नहीं खरीद सकता, ठीक है, खासकर खेती वाली जमीन। और ये दमन को याद रखिएगा, ईयर मोटे तौर पर ध्यान रख लीजिएगा। पहाड़िया रिबेलियन कब, किस समय का बात है, जब संथाल और फकीर हो रहा है, सॉरी सन्यासी और फकीर हो रहा है, तब से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और ये एरिया था राजमहल हिल्स, ये ध्यान रखना है आपको राजमहल का। और यहाँ पे दमन एको, दमन मतलब होता है लैंड, जमीन, ये फारसी शब्द है। कोह मतलब होता है पहाड़, पहाड़, ऐसा पहाड़ जिसमें जो गड्ढा है, मतलब ऐसा एरिया जिसमें चारों ओर से, जिसे हम कह सकते हैं कोह, मतलब हाँ पहाड़ के में एक गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा कह सकते हैं। जैसे जो तामिया है, जो पातालकोट है, उसको भी हम एक कोह कह सकते हैं। तो दमन एक कोह ये फारसी शब्द है, उस समय फारसी चल ही रहा था, फारसी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी उस समय, बाद में जाके हटेगी। तो दमन एक को ध्यान रखिएगा, दमन एक को पहाड़िया रिबेलियन से क्या है, संबंधित है, और इलाका क्या है, राजमहल हिल्स। क्लियर है, यहाँ पे जनजाति कौन है, पहाड़िया, पहाड़िया जनजाति ही है। क्लियर हुआ सभी को।
यस सर। ठीक है, मैप मैंने डाल दिया, देख लेना आप लोग। अगला जो है रिवोल्ट, उसका नाम है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह, इसका दूसरा नाम है जंगल महल विद्रोह। असल में चुआर मतलब होता है चोर, और अंग्रेजों ने बहुत सारे ऐसे नाम दिए हैं ऐसे कि जिससे ह्यूमिलिएशन हो। ह्यूमिलिएशन हो मतलब हम लोग को नीचा दिखाने के लिए ऐसे नाम रख दिए हैं, और हम भी इतिहास में बेवकूफ लोग ऐसे नाम को बोल रहे हैं, क्योंकि अब लिखा है तो बोलना पड़ेगा। लेकिन चुआर विद्रोह मतलब चोर होता है, मतलब उन्होंने ये चुआर जनजाति के लोगों को बोल दिया कि तुम तो चोर हो, पैदाइशी ही चोर हो, तुम चोरी ही करते हो, तुम गलत काम ही करते हो। खैर, चुआर विद्रोह का दूसरा नाम है जंगल महल रिवोल्ट। देखो अभी क्या है, अभी की जो वर्तमान सरकार है ना, काफी ज्यादा देशभक्ति वाली सोच लेकर चल रही है, तो वो बचेगी इस तरह के सवाल, इस नाम से सवाल पूछने में। वो पक्का पूछ सकती है कि चुआर अपराइजिंग को, या जंगल महल अपराइजिंग का दूसरा नाम क्या है, या चुआर अपराइजिंग का दूसरा नाम क्या है। जंगल महल, जंगल महल एक एरिया है, कल की क्लास में भी हमने देखा था जंगल महल, और इसका टाइम पीरियड 2 है। एक बार 1766 से 72 तक चला है, फिर 1795 से 1816 तक चला है ना। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी क्या ये हुआ होगा कि भाई ये विद्रोह किए होंगे, शुरू में इनको सफलता मिली होगी, बाद में अंग्रेजों ने इनको पीट पाट के बराबर कर दिया होगा। ठीक है, तो जंगल महल एक एरिया है। जंगल महल कोई महल नहीं है, कोई किला नहीं है, ये एरिया है। ये छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ का एक क्षेत्र है जंगल महल, और वहाँ पे चुआर नाम की जनजाति रहा करती थी। असल में आप लोगों को बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग बात। 1872 में पहली बार जनगणना शुरू हुई, पायलट बेसिस पे, जो शुरू करके देखते हो पूरे देश में, जो जहां अंग्रेजों का रूल था वहां हुई। 1881 से लगातार जनगणना हमारे देश में हो रही है, और 1881 से लेकर आज 2021 में पहली बार ऐसा होगा कि की जनगणना उस साल नहीं हुई, क्योंकि 2021 में पैंडेमिक फैला हुआ और इस साल जनगणना नहीं हो रही, नहीं तो हर 10वें साल हो रही, इस वजह से कोविड की वजह से नहीं हुई। अच्छा, 1881 में जब पहली बार मतलब रेगुलर बेसिस पे जनगणना होना शुरू हुआ, तो इन्होंने एक फॉर्म बनाया था। उस फॉर्म में इन्होंने पूछा नाम, तो नाम बोला राम। राम की पत्नी से नाम पूछा तो बोला कि राम की दुल्हन, क्योंकि उस समय पति का नाम, सॉरी है ना, नहीं लिख बोला जाता था। वो महिलाएं अपने पति का नाम हाथ में गुदवाती थी कि हम बोल नहीं सकते अपने मुंह से, आप देख लीजिए मेरे पति का नाम। खैर, जोक्स अपार्ट, तो राम से नाम पूछा, उसके बाद राम से काम पूछा, राम करते क्या हो, तो राम ने बोला कि भाई मैं फलाना काम करता हूँ। उस काम के हिसाब से उसकी कास्ट तय कर दी गई। कास्ट, अच्छा ये लोहे का काम करता है तो इसकी कास्ट हो गई लोहार। अच्छा ये बढ़ाई का काम करता है, अच्छा सोने का काम करता है तो इसकी कास्ट हो गई सुनार। जो कास्ट सिस्टम जो था, कास्ट, ये किससे जुड़ा हुआ था, हमारे काम से। हम लोग कहते थे कि भाई किसी पुजारी का बेटा भी अगर युद्ध करने जाएगा तो वो अपना वर्ण चेंज हो जाएगा, वो छत्री हो गया, मतलब ब्राह्मण का बेटा छत्री हो सकता था क्योंकि उसने काम चेंज कर लिया। लेकिन 1881 के सेंसस में इन लोगों ने, अंग्रेजों ने जानबूझकर लोगों के काम के हिसाब से, अपनी बुद्धि से, अपनी बेवकूफ बुद्धि से लोगों को जाति दे दी, लोगों की कास्ट दे दी, और बोला कि 1881 के सर्वे में जिसकी जो कास्ट है वो कभी चेंज नहीं होगी। भले सुनार का बेटा पढ़ाई करके पीएचडी करके प्रोफेसर बन जाए, लेकिन वो रहेगा सुनार ही। मतलब इन्होंने इस जनगणना के बाद से जो कास्ट सिस्टम था उसको रिजेक्ट कर दिया। ये ऐसी जाति हमारे आपके नाम के आगे लगी है जो हमने तय ही खुद नहीं की, हमारे पूर्वजों ने ये जाति नहीं तय की थी, उस समय इन लोगों ने तय कर दी थी, अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि भैया इसका ये नाम है, इसका ये काम है, ये जाति, और वो आज भी चल रही। आज अगर कोई किसी विशेष जाति का है, जैसे मान लीजिए किसी की जात है स्वर्णकार, तो स्वर्णकार मतलब सोने का काम करने वाला, तो उसके पापा भी वही नाम कास्ट लगा रहे, बेटा भी लगा रहा है, उसका बेटा भी लगा रहा है। लेकिन हो सकता है स्वर्णकार जी साइंटिस्ट बन जाए, हो सकता है स्वर्णकार आर्मी में मेजर जनरल बन जाए, लेकिन यहाँ पे वो स्वर्णकार ही दिखेंगे, तो उनकी कास्ट से पता चल रहा है कि सोने का काम करता है, लेकिन एक्चुअली वो मेजर जनरल है इंडियन आर्मी। तो जो रिजिड सिस्टम है कि नहीं, अपनी जाति आप बदल नहीं सकते। कहते हैं जाति जो कभी नहीं जाती, जाति जो कभी नहीं जाती, और ये जाति इन बेवकूफों ने दे दी 1881 में हमें। हमने तो तय ही नहीं कि हमारी जाति क्या है। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था थी, ऋग्वैदिक काल से थी, लेकिन वो फ्लेक्सिबल थी, वो फ्लेक्सिबल थी। आपने देखा होगा कि भाई वेद व्यास वाले व्यक्ति जो हैं, वेद व्यास जो थे, वो पहले छत्री वाला काम कर रहे थे, मतलब लोगों को मार रहे थे, बाद में वो क्या बन गए, उन्होंने रचना कर दी वेदों की, और उसके बाद वो ब्राह्मण वाले वर्ग में आ गए। ठीक है, लेकिन ये 1881 में जो खेल हुआ वो आज भी चला आ रहा है। ठीक है,
तो बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि जो चुवार अपराइजिंग है इसका दूसरा नाम जंगल महल है, और जंगल महल वाला जो एरिया है ये आज झारखंड और वाले हिस्से में आता है। और यहाँ पे ये जो चुवार है ये जनजाति का नाम है जंगल महल की, ठीक है। और यहाँ भी वही चीज था कि भैया आप अपनी जो शिफ्टिंग फार्मिंग कर रहे हैं, झूम खेती कर रहा है, उसको बंद करिए, शिकार नहीं करेंगे, जंगल में घुसने नहीं मिलेगा। भाई अंग्रेजों को पता चला कि यहाँ पे जो जंगल है ये यहाँ पे सागौन की लकड़ियां हैं, और सागौन के सिर्फ फर्नीचर अच्छे बनते हैं। तो इन्होंने पूरे पूरे जंगल को बोल दिया रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ कोई नहीं घुसेगा। अब भाई इस जंगल में रहने वाले जो आदिवासी हैं, आपने जंगलों में जाने से मना कर दिया, जंगल नहीं जाएंगे तो अपने जो जानवर है उनको चारा कैसे खिलाएंगे। एक फिल्म आई है अभी शेरनी नाम की, वो देखिएगा आप लोग, उसमें भी आदिवासियों की व्यथा दिखाई गई है। तो अब आपने बोल दिया नहीं भैया हंटिंग नहीं कर सकते हो, शिफ्टिंग फार्मिंग नहीं कर सकते हो, और जो जमीन है उसको जो हमने आपने आपको दी उसको चेंज नहीं कर सकते हो, तो इसलिए भिड़ गए थे। और अल्टीमेटली हुआ ये कि अंग्रेजों ने पीट पाट के बराबर कर दिया। लेकिन आपको बस ये लोकेशन ध्यान रखनी है, ठीक है। और 2 बार हुआ ये सब, ये मैंने मैप इसमें डाले हैं, देख लीजिएगा अपने हिसाब से आप लोग, ठीक। बाकी कहानी आपको नहीं जाननी है, किसी भी लीडर का नाम आपको याद नहीं रखना है। चुवार विद्रोह का दूसरा नाम क्या है ये ध्यान रखना है, लोकेशन याद रखनी है बस, ठीक है। बाकी चीज आपको याद नहीं रखनी है। खासी विद्रोह में चलते हैं। देखो इस पीडीएफ में लिखा बहुत कुछ है, सब कुछ याद मत करना, क्योंकि आप हमारी क्लास में एमपीपीएससी वाले भी यूपीएससी वाले भी हैं। तो अपने हिसाब से जो मैंने समझा रहा हूँ उतना ध्यान रखो, बाकी इसको और जानना हो तो वो पढ़ सकता है। ये रिवोल्ट है खासी विद्रोह। कल मैंने मेघालय का मैप बनाया था, तो उसमें मैंने बोला था कि 3 हिस्से हैं, गारो, खासी, जयंतिया। मतलब मेरे हिसाब से मेघालय के जिले याद करना सबसे आसान है। वेस्ट गारो, ईस्ट गारो, नॉर्थ खासी, साउथ खासी, ऐसे इनके जिलों का नाम है। और ये 3 पहाड़ियों के भी नाम है, 3 नदियों के भी नाम है, और 3 जनजातियों के भी नाम है। गारो वालों का जो विद्रोह था हमने किसान वाले में देख लिया था, आज हम देख रहे हैं खासी विद्रोह। कंफ्यूजन है, खासी विद्रोह जनजाति विद्रोह है, गारो विद्रोह किसान विद्रोह है। खासी विद्रोह 1829 में हुआ था, विलियम बेंटिक का टाइम है ये। इसमें क्या हुआ असल में, अब आप ये लोकेशन जानते हैं, मेघालय वाले रीजन है। यहाँ पे क्या हो रहा था, अंग्रेज ना सड़क बना रहे थे। खासी वाले एरिया में अंग्रेज क्या कर रहे थे, एक सड़क बना रहे थे, सड़क बना रहे थे। और जब ये सड़क बन रही थी तो बहुत सारे बाहरी लोग, भाई आदिवासी थोड़े यहाँ पे काम करने जाएगा सड़क में, तो सड़क बनेगी तो जंगल कटेंगे, सड़क बनेगी तो मिट्टियां हटेगी, सड़क बनेगी तो जमीन खोदा जाएगा। और जब भी जमीन खुदती है तो आदिवासियों को दिल में चोट लगती थी, यार जमीन कैसे खोद दी तुमने, है ना। तो सड़क बन रही थी, आदिवासियों को बुरा लगा, बहुत सारे बाहरी लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। इन खासी वाले लोगों को लगा कि यार ये जो सड़क बन रही है ब्रह्मपुत्र वैली के पास बन रही थी, सिलहट के पास, सिलहट, आज सिलहट बांग्लादेश में, ठीक है, लेकिन उस समय बांग्लादेश नाम का कॉन्सेप्ट नहीं। तो इन्होंने बोला जब ये सड़क बन रही है तब इतने सारे बाहरी लोग यहाँ पे आ गए, जिसमें अंग्रेज भी हैं, बंगाली, बिहारी, बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे काम करने आ गए। जब ये सड़क पूरी तरह बन के तैयार हो जाएगी तब पता नहीं कितने लोग यहाँ आया करेंगे, हमारे जंगलों में निकलेंगे, और हो सकता है कल को हमारी जमीन हड़प ले। तो यहाँ पे ये जो विद्रोह था इसमें मेन रीजन था सड़क। खासी में एक स्पेशल रीजन था सड़क, जो कि इनके एरिया से निकल अंग्रेज बना रहे थे, और ये भिड़ गए। और यहाँ पे इस लीडर का नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है तीरथ सिंह। तीरथ सिंह का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीरथ सिंह खासी विद्रोह के लीडर रहे हैं तीरथ सिंह। और इस विद्रोह में फिर खासी तो मेन थे, बाद में गारो, खमटी, सिंघो, सब जनजातियों के नाम है, ये लोग भी इनके साथ जुड़ गए और सब मिलकर लड़े हैं। रिजल्ट वही होगा। शुरू में ट्राइबल्स लोग, क्योंकि ये सब ट्राइबल्स लोग गुरिल्ला पद्धति से लड़ते हैं, शुरू में लोग ये एडवांस करेंगे, शुरू में लोगों को अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी इनको दबा देगी। ऐसा कोई भी विद्रोह नहीं है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दबा दिया हो, ठीक है। तो खासी विद्रोह कब हुआ है, 1829, ईयर याद रखना पूरा। बेंटिक का समय है, सड़क बना रहे थे, सड़क को लेकर विद्रोह हुआ, और यहाँ पे तीरथ सिंह इसके मुखिया थे, ठीक है। ये सब आप आज देखिए, मैंने बोला सिलहट आज बांग्लादेश में, तो ये मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग। तो मेघालय बिल्कुल उसकी जैसे इस मैप में आप देखें, देखिए ये है मेघालय, है ना, ये मेघालय है, और ये पूरा बांग्लादेश है। बांग्लादेश के जस्ट ऊपर सिर की टोपी है, पगड़ी है, बांग्लादेश की पगड़ी है मेघालय। अगला है कोल, कोल विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खासी, कोल, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं मैथ्स द फॉलोइंग में, खूब आते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा। असल में हम लोगों को कंफ्यूजन ये हो जाता है, खासकर एमपी वालों को,
क्योंकि एमपी में कोल जनजाति रहती है और कोल जनजाति को शहरी जनजाति कहा जाता है। आप लोग अक्सर शहरों में जो रिक्शा चलाने वाले लोग मिलेंगे आपको, या जो हम मालिक करने वाले लोग मिलेंगे, खासकर अगर ये बघेलखंड वाला क्षेत्र आप देखेंगे तो वहाँ पे कोल लोग आपको बहुत मिलेंगे, शहरों में रहते हैं। लेकिन ये जो कोल मिटनी हुई है ना, ये छोटा नागपुर प्लेटू में हुई है। छोटा नागपुर मतलब आज का झारखंड, आज का छत्तीसगढ़, आज का उड़ीसा वाला क्षेत्र, छोटा नागपुर प्लेटू जिसे हम कहते हैं। हमारे सबसे ज्यादा खनिज यही मिलते हैं छोटा नागपुर में, ठीक है। और ये जो है लोग हैं, जनजाति हैं, कोल जनजाति, ये कहाँ की निवासी है? छोटा नागपुर कोल। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी वही दिक्कत, इनके क्षेत्र में बहुत सारे बाहरी लोग आने लग गए। बाहरी फार्मर कैसे आएंगे? मान लो सोहन नाम के, सोहन एक कोल आदिवासी, इसकी जमीन थी, इसने लगान नहीं चुकाया, ये जमीन मिल गई रमेश को। और रमेश कौन है? एक बाहरी व्यक्ति है। बाहरी मतलब कोई भी जो आदिवासी नहीं, वो बाहरी, आउटसाइडर। और ये जमीन अब रमेश को मिल गई, और रमेश इस जमीन में खेती कर रहा है। तो आसपास के जो और आदिवासी वो देख के परेशान होंगे, उनको बुरा लगेगा, वो गुस्सा भी आएगा कि ये बाहरी व्यक्ति कैसे आ रहा है। भाई बाहरी व्यक्ति यहाँ खेती करेगा तो बाहरी व्यक्ति यहाँ घर बना के रहेगा, बाहरी व्यक्ति के फिर मेहमान मिलने आया करेंगे, तो धीमे धीमे बाहरी व्यक्ति की संख्या बढ़ जाएगी। तो फिर इनको ये डर लगेगा ना कि यार हमारा एरिया, हम यहाँ पे सदियों से रहते आ रहे हैं, ये बाहरी कैसे घुस रहे। और आज जो आउटसाइडर इनसाइडर का जो मुद्दा है ना, जो अभी पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत छाया हुआ था, ये बीजेपी वाले बाहरी हैं और पश्चिम बंगाल के लोगों ने बाहरियों को बाहर ही कर दिया। ये बहुत पहले से चला आ रहा है। सबको इनसिक्योरिटी होती है, सबको इनसिक्योरिटी होती है कि हम जहाँ रहें। आज आप लोग कहीं भी प्लॉट लेते हैं, कुछ भी कहीं फ्लैट लेते हैं, कहीं कमरा किराए से लेते हैं, तो आसपास के लोगों से पूछ लेते हैं इलाका कौन सा है, लड़के कौन से रहते हैं, उस हिसाब से आपको सिक्योर फील होता है, तभी आप वहाँ पे रहते हैं। इनको भी इनसिक्योरिटी आ रही है, बाहरी लोग आ रहे हैं, बाहरी जमींदार आ रहे हैं, अंग्रेज ऑफिसर्स आ रहे हैं, घोड़े में बैठ के आ रहे हैं, बंदूकें लेके आ रहे हैं, बिना पूछे किसी को ठाई कर दे रहे। तो गुस्सा तो था, बढ़ गया ये 1829 में। अभी हमने देखा खांसी, खांसी कब? 1829 में हुआ। ये इनकी ईयर याद रखिएगा, पहले कौन बाद में कौन, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में खूब पूछता है। एक अभी हो विद्रोह भी आएगा, हो मुंडा विद्रोह, संथाल, तो ये सब तो बात के हैं, लेकिन इनके ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रीजन मोटे तौर पे वही, बाहरी व्यक्ति आएगा, लगान नहीं दे पाएंगे तो सूदखोर के पास जाएंगे, सूदखोर बेवकूफ बनाएगा, पैसा लेता रहेगा, अंग्रेज अधिकारी आएगा, मारेगा, अपने फैसले सुनाएगा, सनसेट लॉ लगाएगा, हमारी जमीन हड़प लेगा, है ना, उटपटांग लगान मांगेगा, हमारे सामाजिक जो ताने बाने हैं उसको बिगाड़ेगा, हमारे भगवान को पूजने से मना कर देगा, जंगलों में जाने से मना कर देगा, है ना, जमीन को बोलेगा खुदाई करो, जमीन को टिल करो, जमीन की जुताई करो। ये सब दिक्कतें होंगी, हम भिड़ेंगे, लड़ेंगे, जब तक हिम्मत है तब तक लड़ेंगे, उसके बाद अंग्रेज हमको पीट पाट के बराबर कर देगा। क्योंकि अंग्रेजों के साथ जो सेना है उसमें भारतीय ही लोग हैं, भारतीय लोगों ने भारतीय लोगों पर गोली मारी, क्योंकि ये भारतीय लोग जो अंग्रेजी सेना में काम कर रहे हैं, ये वही किसान के बेटे हैं, ये वही लोग हैं जो पहले कुछ और काम करते थे, अब बेरोजगार हो गए अंग्रेजों की अलग अलग नीतियों के कारण, पॉलिसीज के कारण। अब ये लोग काम करने के एवज में अंग्रेजों के सैनिक बन गए। इनका भी मन नहीं है। इन्हीं में से एक मंगल पांडे था, उसका दिमाग खराब हो गया कि मैं किसकी नौकरी कर रहा हूँ। सब मंगल पांडे नहीं हो सकते ना, घर चलाना है सबको। अगली जो अपराइजिंग है उसका नाम है हो, हो अपराइजिंग। हमने खासी पढ़ा, हमने कोल पढ़ा, अब हो में आ गए। हो भी कौन है? जनजाति है। हो भी कौन है? जनजाति, ठीक है। ये किस इलाके में? सिंहभूम वाले इलाके में। सिंहभूम, सिंहभूम, हजारीबाग, ये किस खनिज के लिए फेमस है? कोई मुझे बताएगा यहाँ पे किस कौन सा मिनरल निकलता है? हजारीबाग बाग या सिंहभूम? ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए, मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं बताऊंगा। इसीलिए देखिए, पढ़ा अपन हिस्ट्री रहे हैं और हिस्ट्री से अपन इकोनॉमी ज्योग्राफी सब में घुस रहे हैं। इसीलिए कहते हैं हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अगर इतिहास समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। यहाँ भी क्या हुआ? दिक्कत तो यही थी, लड़ गए। इनका टाइम पीरियड है 17 साल ही लड़े, लगातार नहीं लड़े, छुटपुट विद्रोह होते रहे। और यहाँ पे सिंहभूम वाले एरिया में हुआ। अल्टीमेटली शुरुआत होने की थी, बाद में सपोर्ट मुंडा वालों ने किया। मुंडा, और मुंडा जो जनजाति बड़ी इन्फ्लुएंशियल ट्राइब है। और झारखंड की पॉलिटिक्स में आप देखें, अभी कोई बताएगा अभी झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट में?
किसी को पता है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, वेरी गुड। और इसके पहले कौन? शिबू सोरेन, इनके पापा हेमंत सोरेन के। और उसके पहले कौन है? एक व्यक्ति यहाँ पे हुए अर्जुन मुंडा नाम के, अर्जुन मुंडा। ये झारखंड के सीएम रह चुके हैं अर्जुन मुंडा। मुंडा जनजाति बहुत इन्फ्लुएंशियल है झारखंड की पॉलिटिक्स में। अगर आपको सीटें निकालनी है तो मुंडा लोगों से बना के चलनी पड़ेगी। ये और सर फूलन ये देवी, मुंडा लोग हैं, फूलन देवी इनके का मैम। भगवान हुए हैं बिरसा मुंडा। उनके बारे में पढ़ेंगे, वो तो 1857 क्रांति का है। लेकिन ये ध्यान रखिए, हो जो विद्रोह हुआ था वो शुरुआत में हुआ था, और बाद में मुंडा लोगों ने इनको सपोर्ट किया था। ठीक है। और यहाँ भी यही थे जो बंगाली लोग थे। बंगाली मतलब कौन? बंगाली वो जो प्लेन एरिया में रहते हैं। भाई बंगाल बहुत बड़ा था उस समय पूरा बांग्लादेश बंगाल हुआ करता था। जो प्लेन एरिया के लोग थे वो पहाड़ों में आ रहे थे और वहां पे काम कर रहे थे, वहां की जमीन ले रहे थे। तो शुरुआत में हो लोगों ने किया, बाद में मुंडा लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया। इलाका याद रखिएगा, सिंहभूम का इलाका। ठीक है। ये 1820 से शुरू हुआ है। मतलब सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? हो, चलो मैं थोड़ा सा, सबसे पहले हो हुआ है ना। उसके बाद क्या हुआ? खासी। खासी कब हुआ? 1829। उसके बाद हमने और कौन सी देखी अभी? कोल। कोल कब हुई? कोल का टाइम पीरियड क्या? 31। 1831। तो देखिए घटते हुए क्रम में आएगा तो पहले हो लिल्ला होगा, फिर खासी होगा, फिर कोल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। बार बार बोल रहा हूं मैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। ये एरिया है, ये सब मैप में आप देख लेना। अब अगला है सिंगफो। सिंगफो अभी हो पड़ा है, अब सिंगफो चल रहे। सिंगफो ये कहाँ का इलाका है? आसाम का। आसाम के जनजाति लोग हैं, ये आसाम के हैं। सिंगफो वो कहाँ के थे? सिंहभूम के, यानी वेस्ट बंगाल के। सिंगफो कहाँ के हैं? आसाम के। ये भी कौन है? ट्राइबल लोग हैं। इनका समय है 1830। 1830 है ना। हो और सिंगफो में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ भी क्या हुआ? इसके लीडर का नाम याद रखना, निरंग फिडू, इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी इन लोगों ने क्या किया? अंग्रेज का एक एजेंट था, पॉलिटिकल एजेंट, उसको मार दिया। बाद में लड़ाई हो गई। कई सारे इन लोगों ने अंग्रेजों के जो किले हैं, गैरिसन मतलब होता है किला या छावनी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा मिलिट्री एरिया में गैरिसन इंजीनियर के नाम से ऑफिस होता है। गैरिसन मतलब किले होते हैं ना, जहाँ पे मिलिट्री पर्पस के लिए जो किला बनाया गया, जो घर बनाया गया है, उसे गैरिसन कहते हैं। तो कई सारे इनके जो गैरिसन है उसको लूट लिया गया, कई सोल्जर्स को मार दिया गया, लेकिन अल्टीमेटली ये रिवोल्ट दब गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिंगफो कहाँ की बात कर रहा हूँ? आसाम की। और हो कहाँ की बात है? वेस्ट बंगाल की। अगली है खोंड अपराइजिंग। खोंड, हमने कोल पढ़ा, हमने हो पढ़ा, हमने सिंगफो पढ़ा, हमने खोंड पढ़ा है। ये नाम इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए जब आप वो बनाएंगे ना चार्ट, 4 लाइन वाला चार्ट बनाएंगे, तो उसमें सबको लिखिए, बार बार रिवाइज करिएगा। ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में। ठीक है। खोंड अपराइजिंग का समय है 1837 से 1856। भले समय याद मत रखो, लेकिन ये याद रखो कि ये लगभग कब हुआ है। ये कोल, हो, है ना, इन सबके सिंगफो के बाद हुआ है। और खोंड जो लोग रहते हैं, ये बेसिकली कहाँ रहते हैं? विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम वाले एरिया में। मतलब अगर मैं मैप बनाऊं तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे उड़ीसा आता है, फिर विशाखापट्टनम आता है, यहाँ पे लोग रहते हैं। मोटे तौर पे इस एरिया को हम कहते थे क्या? नॉर्दर्न सरकार। इस एरिया में रहते हैं। और यहाँ भी वही चीज हुआ कि भाई देखो, मैंने बोला कि दीवानी राइट्स इनको कहाँ कहाँ के मिले? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो उड़ीसा वाला एरिया है ये। उस समय आंध्र प्रदेश का नाम कॉन्सेप्ट नहीं था कुछ, है ना। यहाँ भी यही हुआ कि भैया आप हमको भगा रहे हैं, हम लोग ट्राइबल लोग हैं, हमारी जमीन हड़प रहे हैं, जमींदारों को दे रहा है, जमींदार आ रहा है हमको मार रहा है, पर लगान ले रहा है, हमारे कल्चर्स जो है, हमारी संस्कृति को बिगाड़ रहा है, हम लड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे खोंड जनजाति ने शुरुआत किया था, बाद में गुमसर और कालाहांडी ट्राइब्स ने इनको सहयोग दिया। और इसके लीडर का नाम याद नहीं रखना आपको, एरिया याद रखिए, ट्राइब का नाम याद रखिए और समय याद रखिए बस। ठीक है। रीजन सबके वही है, अंत सबका वही है। अंग्रेजों ने क्या कर दिया? हरा दिया, समाप्त कर दिया। अगला जो है भील विद्रोह, और ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले।